प्यारे बच्चों नमस्कार। चाणक्य कोचिंग सोनीपत के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे और सबसे पहले मैं आपको उस के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो हल करेंगे। तो आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से और लास्ट तक इसको देखना है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, जो हमारे आज चैप्टर 3 का जो नेम है वो है प्लेइंग विद नंबर्स, संख्याओं के साथ खेलना। इस चैप्टर के अंदर हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो गुणनखंड व गुणज यानी फैक्टर्स और मल्टीपल्स, तो इनके साथ करेंगे कि वे किसी भी संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं और गुणज क्या होते हैं। तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। सबसे पहले मैं गुणनखंड और गुणज के बारे में ही बात करेंगे हम। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। ये जैसे कि एनसीईआरटी के अंदर ही एक एग्जाम्पल दिया गया है। हम मानते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति है रमेश, एक व्यक्ति रमेश है और रमेश के पास 6 कंचे हैं। कंचे आपने सभी को ने देखे होंगे जिनसे आप खेलते हो। तो रमेश के पास 6 कंचे हैं। अब रमेश को हमने ये कहा कि उन कंचों को वो एडजस्ट करे यानी रखे किसी भी ढंग से। तो रमेश ने सबसे पहले क्या किया, उसने कंचों को इस तरह से रख दिया। 6 कंचों को उसने क्या किया, रमेश ने 1 कंचा, 2, 3, 4, 5 और 6। तो रमेश ने यहाँ पर 6 कंचे इस तरह से रख दिए। अब प्यारे बच्चों, यहाँ से हम पंक्तियों की जो संख्या देखें, लाइनों की संख्या, यहाँ पर पंक्तियाँ कितनी हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यानी रमेश ने क्या किया, उन कंचों को पंक्तियों के अंदर रख दिया और पंक्तियों की संख्या कितनी रखी उसने, पंक्तियों की संख्या है यहाँ पर, पंक्तियों की संख्या है वो उसने रखी 6। अब यहाँ पे 6 पंक्तियां हैं और हर एक पंक्ति के अंदर उसने क्या किया, 1 कंचे को रखा। यानी कुल कंचों को उसने, कुल कंचे थे जो कंचों को उसने कैसे एडजस्ट कर दिया, 1 × 6। यानी आप यहाँ पर देखोगे 6 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति के अंदर कंचे कितने हैं, 1 पंक्ति 1 कंचा, इस तरह से। उसके बाद फिर क्या है, जो सेकंड टाइम उसको कहा गया कि भाई आप कंचों को दूसरी तरह से एडजस्ट कीजिए। तो उसने क्या किया, 6 कंचों को इस तरह से रखा। यानी 1, 1, 2, 1, 2। यहाँ पर अब देखना पंक्तियाँ यानी लाइन कितनी हैं, लाइन्स हैं 3। यानी यहाँ पर उसने क्या किया, सेकंड एक्टिविटी के अंदर पंक्तियों की जो संख्या है, पंक्तियों की संख्या उसने यहाँ पर की 3, पंक्तियों की संख्या 3। और जो एक पंक्ति के अंदर जो कंचे रखे उसने यहाँ पर 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। तो इस तरह से जो कुल कंचे हैं, कुल कंचों को कैसे एडजस्ट किया गया, 2 × 3, 2 × 3 यानी 6। ये भी 1 × 6 यानी 6। तो इस तरह से उसने क्या किया, सेकंड बार उसने क्या किया, 2-3 पंक्तियाँ ली और प्रत्येक पंक्ति के अंदर 2 कंचों को रख दिया। और फिर हमने उसको तीसरी बार यदि हम कंचे रखने के लिए बोलें तो तीसरी बार कंचों को कैसे रखा जा सकता है,
तीसरी बार हम कंचों को कैसे रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर तीसरी बार कंचों को इस तरह से रख सकते हैं, ये। तो मैं यहाँ पे 3 1 2 3 1 2 3, तो इस तरह से लाइन कितनी है यहाँ पर, यानी पंक्तियों की जो संख्या है, आप देखोगे पंक्तियों की जो संख्या है, पंक्तियों की संख्या यहाँ पर अब कितनी है, 2, और प्रत्येक पंक्ति के अंदर जो कंचे हैं वो हैं 3। तो इस तरह जो कुल कंचे हैं, कुल कंचों को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 यानी 6। तो तीसरी बार उसने कंचों को इस तरह से व्यवस्थित किया। अब प्यारे बच्चों, अब वो कंचों को किस तरह से व्यवस्थित करता है नए ढंग से, तो वो क्या करता है, इस तरह से, यानी एक ही पंक्ति उसने ली और उसी के अंदर 1 2 3 4 5 और 6, और पंक्तियों की संख्या यहां पर कितनी है, पंक्तियों की संख्या बराबर है 1, और कंचों की संख्या है, हम कैसे लिख सकते हैं, 6 गुणा 1 यानी 6। पंक्ति यहाँ पर कितनी है, 1 है, और एक पंक्ति के अंदर जो कंचे हैं वो कितने हैं, 6। तो इस तरह से रमेश ने कंचों को कैसे व्यवस्थित किया, तो उनको हम लिख सकते हैं कैसे, उसने एक बार तो ऐसे व्यवस्थित किया, 6 बराबर है 1 गुणा 6, 6 बराबर है 2 गुणा 3, 6 बराबर है 3 गुणा 2, और 6 बराबर है 6 बराबर है 6 गुणा 1। तो इस तरह से उसने 4 बार इस ढंग से कंचों को व्यवस्थित किया। अब आप देखिए यहाँ से, तो यदि हम यहाँ से एक चीज़, कॉमन चीज़ निकालें, तो यहाँ से 1 2 3 और 6, 1 3 और 2 और 6, ये 4 ऐसी संख्याएं हैं ये जो 6 को पूरी भाग कर देंगी। यदि आप इनसे 1 से 2 से 3 से और 6 से 6 को टोटल जितने कंचे थे उनको डिवाइड करके देखेंगे, तो जो रिमाइंडर कितना बचेगा, वो 0 बचेगा। यानी 1 2 3 और 6 को पूरा भाग कर देती हैं, और यही क्या कहलाएंगे, इसके गुणनखंड। क्या कहलाएंगे, गुणनखंड। तो यहाँ पर 6 के जो गुणनखंड हुए कितने, वो हो गए ये 1 2 3 और 6, ये 6 के गुणनखंड हैं, यानी फैक्टर हैं। तो यहाँ से क्या चीज़ निकल के सामने आई, तो गुणनखंड हम किसको कहेंगे कि वो संख्या जो जिस संख्या को पूरा भाग कर दे, वो संख्या क्या कहलाएंगे, उसके गुणनखंड कहलाएंगे। यानी जो संख्या 6 को पूरी तरह से भाग करने लग रही हैं, वो सभी क्या हैं, 6 के गुणनखंड, वो इसके फैक्टर कहलाएंगे। अब हम प्यारे बच्चों इसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हम मान लीजिए मेरे पास, हम मानते हैं कि मेरे पास 4 संख्या है। अब आप देखिए 4 किस किस से पूरी तरह से विभाजित हो सकता है। तो मैं सबसे पहले 4 को 1 से विभाजित करता हूं, 0। उसके बाद फिर मैं 4 को 2 से विभाजित करता हूं, पूरा भाग होगा वो ही, उससे ही देखना हमें, 2 दूनी 4, 0।
मैं 4 को 4 से भाग करके देखता हूँ, 4 एकम 4 0। मैं 4 को 3 से भाग करके देखता हूँ, रिमाइंडर ये तो 0 बचा, तो ये तो पूरा भाग नहीं हुआ, तो ये पूरा भाग नहीं होता। तो 4 किस किस से पूरा भाग हुआ? जो 4 पूरी तरह भाग डिवाइड किस किस से होता है? 1 से, 2 से और 4 से। तो इस तरह से जो 4 के गुणनखंड फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1, 2, 4, ये 4 के गुणनखंड कहलाएंगे। तो यहां से एक चीज क्लियर है, हम किसी भी संख्या के यदि गुणनखंड काउंट करें तो वो उसको पूरी तरह से विभाजित करने वाले होंगे, वो उसके गुणनखंड कहलाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यहां से एक रिजल्ट निकल के आया है, इस चीज को आप ध्यान रखना। ये किसी भी संख्या का गुणनखंड यानी फैक्टर उसका पूरा विभाजक होता है, यानी उसको भाग करने के पश्चात रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे गुणज यानी मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? आप लोगों ने टेबल सभी ने याद की होंगी पढ़े। जैसे मैं 5 की टेबल लिखता हूं, 5 की टेबल कैसे बनती है? 5 गुणा 1 बराबर है 5, 5 गुणा 2 बराबर है 10, 5 गुणा 3 बराबर है 15, 5 गुणा 4 20, 5 गुणा 5 25, 5 गुणा 6 30। इस तरह से हम लिखते जाएं 35। हम आगे नेक्स्ट आगे कितना भी तक लिख सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मैंने 5 को 1 से गुणा किया तो रिजल्ट आया 5। यदि इस 5 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 एकम 5, तो रिजल्ट क्या बचेगा? 0। इस 10 को भी 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 दूनी 10। 15 को 5 से डिवाइड करता हूँ, 15। 20 को 5 से डिवाइड करता हूं, तो यहां से आप ये चीज देखिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, आगे हम चलते जाएंगे। ये सारी संख्याएं 5 से डिवाइड होंगी कंप्लीट, ये सारी संख्याएं 5 से डिवाइड होंगी और ये 5 की फिर क्या कहलाएंगी? मल्टीपल गुणज। तो 5 के ये क्या कहलाएंगे? 5 के गुणज यानी मल्टीपल। तो गुणज क्या होंगे? गुणज वो संख्या होती हैं जो उस संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाएं और रिजल्ट 0 आए। रिमाइंडर क्या बचे? 0, यानी पूरी तरह से भाग हो जाएं और रिमाइंडर क्या बचेगा? वहां पर 0। अब आपने ये देखना है कि अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे, आपसे पूछे कि भाई 50 है, ये 5 का गुणज है या नहीं, तो आप 50 को 5 से डिवाइड करके देखो तो 10, रिजल्ट क्या आया? 10, रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो ये क्या कहलाएगा? 50 5 का एक गुणज कहलाएगा। और कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आप 120 को देखना चाहो कि भाई 5 का गुणज है या नहीं, मल्टीपल है या नहीं, तो आप 120 को 5 से डिवाइड कीजिए, 5 दूनी 10, 0 4 20। तो रिजल्ट कितना आया हमारे पास? ये रिमाइंडर कितना बचा? 0। पूरी तरह से 120 से 5 से भाग हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 120 भी 5 का क्या है? मल्टीपल है यानी गुणज है। तो रिजल्ट क्या निकल के आया कि जो संख्या, किसी भी संख्या के गुणज कौन से होंगे? जो उससे पूरी तरह से भाग हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपसे ये पूछे कोई कि बताइए कि 35 है, 35 है, ये 7 का गुणज है या नहीं, तो आप क्या करोगे? 35 को 7 से भाग करके देखोगे, 7 पंजे 35, रिमाइंडर बचा 0।
तो ये 35 है वो 7 का मल्टीपल है। ठीक है, और कई बार हमारे से जैसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि भाई 8 के, 5 के, 6 के, पहले 5 मल्टीपल लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए। तो जैसे आपसे कह दिया जाए 6 के, यानी 6 के पहले 3 मल्टीपल लिखिए, 6 के 3 गुणज, तो 6 गुणा 1 6, 6 गुणा 2 12, 6 गुणा 3 18। तो इस तरह से, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है। अगर आपसे कोई पूछे किसी संख्या के मल्टीपल कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, तो ये अनंत तक हो सकते हैं, इनफाइनाइट, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो किसी संख्या के गुण जो कि कोई भी हम गिनती नहीं कर सकते, वो कितने भी हो सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, कुछ हम जो फैक्ट है ना, जो निकल के आए हैं निष्कर्ष, उनको डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ से क्या कहा गया है, क्या कोई एक ऐसी संख्या है जो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड के रूप में आती हो। यानी हम किसी भी संख्या के गुणनखंड करें और वहां पर एक संख्या हमारे को जरूर मिलेगी, तो ये रिजल्ट है 1 होता है, वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। आप किसी भी संख्या के फैक्टर कीजिए और उसमें से आपको 1 जरूर मिलेगा। ठीक है, एक तो रिजल्ट आपने ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड जरूर होता है, वो 1 होता है। 1 तो सब में आपको मिलेगा, किसी भी संख्या गुणनखंड कर लीजिए। अब देखिए बच्चों कि अब मैं इस चीज को आप एक बार ध्यान चीज से देखिए, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। जैसे मैं ये कहता हूं हम 4 है, 4 के गुणनखंड करते हैं, तो 4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं। 4 के यदि मैं गुणनखंड करूं, एक तो मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2, 4 को मैं लिख सकता हूं 4 गुणा 1। तो इस तरह से 4 के जो गुणनखंड मिलेंगे आपको, एक तो 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी 3 गुणनखंड हुए। फिर हम करते हैं 10 के, तो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं। 10 को हम 10 गुणा 1, 10 को लिख सकते हो आप 2 गुणा 5। तो इस तरह से जो 10 के गुणनखंड हुए वो 10, 1, 2 और 5, यानी इन संख्याओं से 10 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा और इन संख्याओं से 4 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। एक चीज कॉमन देखिए आप, यहाँ पे 1 यहाँ पे भी आया और 1 यहाँ पे भी आया। तो किसी भी संख्या के हम गुणनखंड करेंगे तो 1 हमारे को हमेशा वहां पर जरूर मिलेगा। अब प्यारे बच्चों, जो दूसरा फैक्ट है, जो दूसरा फैक्ट है वो क्या है। दूसरे फैक्ट में क्या कहा गया कि प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है, यानी कोई भी संख्या है वो स्वयं अपना एक फैक्टर होती है। अब इसको भी आप यहीं से समझिए, मैंने 4 के फैक्टर किए, यहां से 4 के फैक्टर किए, 4 के फैक्टर करने के पश्चात 2 4 1 आया, तो ये संख्या 4 के फैक्टर थे तो 4 भी इसमें आया। मैंने फिर 10 के फैक्टर किए, तो 10 के फैक्टर 10 1 2 5 आया, तो 10 भी यहाँ पे आया। तो इससे क्या निकल के आया कि प्रत्येक संख्या स्वयं में अपना एक गुणनखंड होती है। ठीक है, तो यहां से एक रिजल्ट और बता देता हूं मैं आपको। किसी भी संख्या के यदि पूछा जाए कम से कम कितने फैक्टर होंगे, किसी भी संख्या के कम से कम 2 फैक्टर जरूर मिलते हैं। 2, एक तो संख्या स्वयं, जिस भी संख्या का हम करें वही, और एक फॉर एग्जाम्पल हम 4 हैं, 4 के यहां पर देखिए आप, जैसे 3 ले लेते हैं हम, तो 3 है, तो 3 के फैक्टर 3 होगा और 1 होगा, यानी कम से कम किसी संख्या के 2 फैक्टर आपको जरूर मिलेंगे। तो एक तो स्वयं वही संख्या, जैसे हमने 3 के फैक्टर किए थे, तो 3 के फैक्टर हैं 3 और 1, यानी 1 और 3 आए यहाँ पे फैक्टर। तो ये रिजल्ट है, किसी भी संख्या के कम से कम 2 फैक्टर जरूर मिलेंगे, एक तो स्वयं वो संख्या और एक। जो नेक्स्ट रिजल्ट है प्यारे बच्चों, वो हमने पहले भी बताया था कि जैसे किसी भी संख्या
का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है, यानी उस संख्या को कंप्लीटली डिवाइड जरूर करेगा। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया है 16 के गुणनखंड हैं, यहाँ पर 1, 2, 4, 8 और 16 है। ठीक है, तो ये 1, 2, 4, 8 और 16 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यानी किसी भी संख्या का कोई भी गुणनखंड है तो वो उसको पूरी तरह से विभाजित करेगा। आप 16 को 1 से डिवाइड करके देखो, 2 से करके देखो, 4 से, 8 से, 16 से, तो रिमाइंडर हमारे को बचेगा 0। तो ये रिजल्ट है। ये अगला रिजल्ट क्या है प्यारे बच्चों, हम किसी भी संख्या का कोई भी फैक्टर करेंगे, किसी भी संख्या का कोई भी फैक्टर कर आएगा तो वो फैक्टर हमेशा या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं 5 ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ, 10 के जो गुणनखंड आएंगे तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 10 गुणा 1, 10 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा में 5। तो इस तरह 10 के जो गुणनखंड हैं वो आपको मिले 1, 2, 5 और 10। अब एक चीज नोट कीजिए, यहां पे कोई भी जो गुणनखंड है यानी फैक्टर है वो 10 से बड़ा नहीं है, 10 से बड़ा नहीं है। 10 के बराबर तो है 10। तो ये रिजल्ट निकल के आया, किसी भी दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। तो ये मैंने आपको यहां से आप समझ लीजिए। जैसे प्यारे बच्चों अगला रिजल्ट है, किसी एक संख्या के प्रत्येक गुणज उससे बड़ा या उसके बराबर होता है। अब जैसे किसी संख्या के जो गुणज होते हैं ना, हम गुणज की बात करें, यानी एक संख्या का प्रत्येक गुणज, जब हम अब बात करते हैं गुणज की, गुणज यानी मल्टीपल। गुणज तो क्या होगा, उस संख्या के बराबर मिलेगा या उससे बड़े मिलेंगे, छोटे नहीं मिलेंगे। जैसे 7 है, 7 के पहले हम 7 के गुणज करते हैं, 7, 2, 14, 7 गुणा 3, 21। तो इस तरह देखिए 7, 14, 21, इस तरह से 28 आएगा, फिर उसके बाद 35 आएगा। तो इस तरह से 7, 14, 21, 28, 35 ये सभी 7 के गुणज हैं, लेकिन या तो 7 के बराबर है या 7 से बड़े हैं। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी, किसी भी संख्या का गुणज है वो उसके बराबर मिलेगा या उससे बड़े मिलेंगे। ठीक है, और यानी गुणनखंड के अंदर तो किसी भी संख्या का जो गुणनखंड है वो उसके बराबर होगा और बाकी क्या है कुछ उससे छोटे होंगे। एक रिजल्ट और है यहाँ पे कि भाई एक दी हुई संख्या के जो गुणनखंड है ना, गुणनखंडों की संख्या वो सीमित होती है। ऐसा नहीं है कि हम कितने भी हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 10 के गुणनखंड किए थे, 10 के गुणनखंड यहाँ पे 4 ही आए। तो इस तरह किसी दूसरी संख्या के गुणनखंड करेंगे, किसी के 5 आ जाएंगे, किसी के 2 आ जाएंगे, किसी के 7 आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी एक फिक्स होगा इसके इतने गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते उसके गुणनखंडों को। लेकिन गुणजों के बारे में बात करें तो गुणज क्या होंगे, तो मैंने पहले भी बताया था, गुणजों की जो संख्या होती है वो इनफाइनाइट होती है। जैसे गुणजों की संख्या क्या मिलेगी, इनफाइनाइट, अपरिमित, यानी अनकाउंटेबल। आप कितने भी करते जाइए, जैसे अब 7 की ये टेबल है, मल्टीपल में कितने तक इसके निकाल सकता हूं, इसको गुणा करते जाइए आप, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं कि संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर क्या होता है। यदि क्वेश्चन क्या होता है कि आपसे कोई भी नंबर दे दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि बताइए ये परफेक्ट नंबर है या नहीं, तो इसको कैसे देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि 6 है हमारे पास और हमने ये देखना है कि 6 परफेक्ट नंबर है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 6 के फैक्टर करूंगा। तो 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 6 गुणा 1, 2 गुणा 3, और तो इस तरह से 6 के जो फैक्टर्स क्या क्या आए, 1 आया, 6 आया, 2 आया, 3 आया।
अब मैं क्या करता हूं, इनको जोड़ लेता हूं। जोड़ने के बाद 6 7 और 2 और 3 अब 12 संख्या थी 6 और इसके गुणनखंड यानी फैक्टर का जोड़ कितना आया 12, यानी इससे डबल, दुगना, डबल। तो संपूर्ण संख्या वो कहलाएगी यदि किसी संख्या के हम फैक्टर करते हैं और उनके फैक्टर्स का जो जोड़ है, गुणनखंडों का जोड़, उससे दुगना आए तो उसको हम कहते हैं परफेक्ट नंबर। तो ये चीज़ें मैंने प्यारे बच्चों आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं मैथमेटिक्स की फैक्टर वाले चैप्टर्स के लिए, प्लेइंग विद नंबर्स के लिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम जो सोल्व करेंगे वो एक्सरसाइज 3.1। तो इनको आप एक दो बार बड़ी मतलब बारीकी से समझना, तो बड़ा आसानी चैप्टर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।